बच्चे एक बात मुझसे बार बार पूछ रहे हैं कि अगर पीएमसी के नए सिलेबस के अंदर चैप्टर 15 और चैप्टर 16 आते हैं तो क्या आप हमें पढ़ाओगे या नहीं पढ़ाओगे। तो बेटा, अगर पीएमसी के सिलेबस के अंदर किसी भी चैप्टर का कोई भी ऐसा टॉपिक आता है या कुछ चेंज होती है तो बिल्कुल वो मेडिकल वालों को अलग से पढ़ाया जाएगा। सिर्फ फिजिक्स का नहीं, सब सब्जेक्ट्स का पढ़ाया जाएगा। इसलिए इस बात में आप परेशान ना हो कि अगर सिलेबस के अंदर कोई भी चेंज होती है, अगर पूरा भी सिलेबस सपोज करें कि अगर पूरा सिलेबस चेंज हो जाता है तो इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो वो पूरा सिलेबस आपको पढ़ाया जाएगा। फिर उसके लिए अगर 5-5 घंटे क्लास लेनी पड़ी तो मसला नहीं है, आप बैठिएगा, हम पढ़ा देंगे, कोई मसला नहीं। ठीक है। तो बेटा, और दूसरी बात के मुख्तलिफ जो टेस्टिंग वगैरह वाले हैं वो जो हमारा नाम इस्तेमाल करते हैं उससे हमारा ताल्लुक नहीं है। वो दोस्त होते हैं या स्टूडेंट्स होते हैं, नाम लगा देते हैं, लेकिन उनका मकसद ये नहीं कि हमारा कोई उनसे ताल्लुक नहीं। हमारी कोई भी इस तरह की कोई भी सिस्टम या कोई टेस्ट लेने का प्रोग्राम फिलहाल नहीं है और ना ही हमारी कोई ऐसी एजेंसी है। दोस्त होते हैं, शागिर्द होते हैं, टेक्निकल सपोर्ट ले लेते हैं, वो चीजें होती है, हम उनको सपोर्ट करते हैं या उनको हेल्प दे देते हैं, लेकिन हमारा नहीं है। वो जो कुछ भी आपने करना है वो अपनी आपकी मर्जी पे करना है, हमारा लेना देना इन चीजों से नहीं है बेटा। ठीक है, हमने जो कहना था वो कल कह दिया। अब आ जाते हैं बेटा, हमारा 17 चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद बेटा हम आगे प्रोसीड करते हैं चैप्टर 18 की तरफ। अब बेटा चैप्टर 18 के अंदर जो पीएमसी के सिलेबस के अंदर सिर्फ एक टॉपिक मौजूद है, स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। लेकिन एक और मसला है बेटा इसके अंदर, वो मसला आपको मैं बताता हूं कि पीएमसी के सिलेबस के अंदर सिर्फ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम शामिल है, एक ही टॉपिक है। लेकिन इसके अंदर दो और टॉपिक भी है, एक्सरे और लेजर। अब मसला ये है कि अभी जैसे आपको पता है कि मोस्ट प्रोबेबली जो सिलेबस के अंदर स्लाइट चेंज होगी बेटा, ये नहीं समझे ज्यादा चेंज होगा, स्लाइट मींस कोई 5-8% चेंज होगी, बाकी सेम रहेगा। तो जो स्लाइट चेंज होगी वो इस चैप्टर के अंदर फिजिक्स के अंदर एक्सपेक्टेड है। क्यों एक्सपेक्टेड है बेटा? इसलिए कि जो नया आपका पीएमसी का सिलेबस आएगा वो मोस्ट प्रोबेबली फेडरल जो बोर्ड है उसके स्मार्ट सिलेबस से आएगा। और जो फेडरल गवर्नमेंट का स्मार्ट सिलेबस है इस चैप्टर के बारे में, उसके अंदर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम शामिल ही नहीं है, उसके अंदर लेजर और एक्सरे दोनों शामिल है। अब अगर हम देखते हैं कि फेडरल बोर्ड ने जो स्मार्ट सिलेबस दिया है उसके अंदर एक्सरे और लेजर दोनों मौजूद हैं। पीएमसी के सिलेबस के अंदर जो लास्ट ईयर वाला था उसके अंदर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम मौजूद है। इसलिए बेटा एहतियातन हो सकता है कि यहाँ पे चेंज हो, इसलिए वो दोनों टॉपिक्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, मेडिकल वालों को भी, इंजीनियरिंग वालों को, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली कि इस चैप्टर के अंदर फिजिक्स के अंदर चेंज होगी। बाकी फिजिक्स के अंदर इतनी ज्यादा चेंज एक्सपेक्टेड नहीं है, क्योंकि मैंने चेक किया है कि फेडरल गवर्नमेंट का स्मार्ट सिलेबस जो है उसके अंदर वो सारे टॉपिक्स मौजूद हैं जो फिजिक्स के अंदर पीएमसी के सिलेबस के अंदर मौजूद है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि फिजिक्स के अंदर थोड़ी बहुत हल्की फुल्की इन चैप्टर्स के जो लास्ट वाले चैप्टर्स हैं, जैसे बायोलॉजिकल यूजेस वगैरह जो रेडी, इन चैप्टर्स के अंदर हल्की फुल्की चेंज होगी। बाकी फिजिक्स के अंदर कोई भी ऐसी मेजर तब्दीली आने की जो है वो तवक्का नहीं है। तो इस चैप्टर के अंदर तब्दीली आने की एक्सपेक्टेशंस हैं, इसलिए इस चैप्टर के अंदर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो पीएमसी के सिलेबस के अंदर मौजूद है वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। और जो एक्सरेज और लेजर फेडरल गवर्नमेंट के स्मार्ट सिलेबस। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप स्मार्ट सिलेबस ढूंढ के उसके पीछे पड़ जाओ, वो बड़ा सिलेबस है बेटा, वो बोर्ड का सिलेबस है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप उसके पीछे पड़ जाओ और फिर उसके पीछे भागो। बेटा किसी के पीछे नहीं भागो,
आप पीएमसी का सिलेबस ओल्ड पढ़ो, स्लाइड चेंज होगी, कोई मसला नहीं, इतना टेंशन नहीं करें। तो बेटा चैप्टर 18 के अंदर हम स्टार्ट करते हैं कि स्पेक्ट्रम क्या होता है या हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम क्या होता है। देखिए बेटा, सबसे पहले हम ये बात जानते हैं कि स्पेक्ट्रम होता क्या है या स्पेक्ट्रम किस मकसद के लिए या किस काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो बेटा अगर स्पेक्ट्रम को डिफाइन करें तो स्पेक्ट्रम को आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एनालिसिस ऑफ सोर्स ऑफ लाइट। कि बेटा जो सोर्स ऑफ लाइट होता है, जिस चीज से रोशनी इमिट होती है, जो बेटा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होता है जिसमें से लाइट बाहर आती है, अगर उस सोर्स ऑफ लाइट का हम फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ एनालिसिस करना चाहें कि ये जो सोर्स ऑफ लाइट है इसमें किस फ्रीक्वेंसी वाली और किस वेवलेंथ वाली लाइट इमिट होती है, तो इसको कहा जाता है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एनालिसिस ऑफ अ सोर्स ऑफ लाइट। बेटा चैप्टर हमारे पास है 18 सिंध के अंदर, बाकी तो होगा बेटा, और नंबर होगा बेटा, बाकी बुक्स के अंदर इस चैप्टर का नंबर अलग हो सकता है। अब इसमें हम पढ़ेंगे बेटा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में। अब इसमें सबसे पहले जो हमने पढ़ना है बेटा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में, सबसे पहले डेफिनेशन आती है बेटा कि स्पेक्ट्रम होता क्या है। बेटा स्पेक्ट्रम का मकसद होता है बेटा वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी, दोनों कह सकते हैं, वेवलेंथ एनालिसिस ऑफ सोर्स ऑफ लाइट। बेटा इसके अंदर हम एनालिसिस करते हैं, किसका एनालिसिस करते हैं, किसी भी चीज में से निकलने वाली फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ का एनालिसिस करते हैं। अब ये स्पेक्ट्रम क्या होता है या ये स्पेक्ट्रम किस तरह से बनता है बेटा, ठीक है। अब इसमें बेटा ये होता है कि बुनियादी तौर पे अगर स्पेक्ट्रम को हम देखें तो इसको दो कैटेगरीज के अंदर आप देख सकते हैं। एक बेटा चीज वो होती है जो लाइट इमिट करती है, ल्यूमिनस बॉडी होती है, एक वो चीज होती है जो लाइट इमिट नहीं करती। तो स्पेक्ट्रम आप दोनों कंडीशंस के अंदर बना सकते हैं। अगर कोई चीज लाइट इमिट करती है और आप उसकी लाइट का स्पेक्ट्रम बनाते हो तो उसको इमिशन स्पेक्ट्रा कहा जाएगा। अगर किसी चीज के अंदर आप लाइट एब्जॉर्ब करवाते हो और उसके बाद अगर उसका स्पेक्ट्रम आप लेते हो तो उसको क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा का मकसद होता है अब किसी भी चीज के अंदर लाइट एब्जॉर्ब करवाओ और उसके बाद आप उसका स्पेक्ट्रम लो, तो उसको कहा जाता है बेटा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और अगर कोई भी चीज लाइट इमिट करती है और उसका अगर आप स्पेक्ट्रम लेते हो तो उसको कहा जाता है बेटा इमिशन स्पेक्ट्रा। अब ये कैसे होता है बेटा, देखें। अब इसमें पहला होता है बेटा इमिशन स्पेक्ट्रा, ठीक है। इमिशन स्पेक्ट्रम होता है बेटा, इमिशन स्पेक्ट्रम में ये होता है, जैसे आपने हाइड्रोजन का ही मैं एग्जांपल ले लेता हूं बेटा। जैसे आप क्या करते हो, इस तरह से बेटा आप हाइड्रोजन लेते हो और उससे अगर कैथोड रे पास करवाते हो बेटा इस तरह से, ठीक है, तो उसमें से क्या होता है बेटा कि इस तरह से सपोज करें इसमें से हाइड्रोजन है और इसमें से अगर आप कैथोड रेज पास करवाओगे तो कैथोड रेज पास करने के बाद इसमें से लाइट निकलेगी बेटा, ठीक है। और इस लाइट को आप दो चीजों के ऊपर फॉल करवा सकते हैं, प्रिज्म के ऊपर या डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग के ऊपर, और जो ज्यादा बेहतर होता है वो डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग होता है, ठीक है। डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग बेहतर आपको स्पेक्ट्रम देता है एज कंपेयर टू द ये जो प्रिज्म। क्यों? क्योंकि बेटा आपको पता है कि हम इंटरफेरेंस या डायफ्रेक्शन के प्रोसेस को इस्तेमाल करके वेवलेंथ मेजर करते हैं।
एक्सरे का डायफ्रेक्शन क्यों किया जाता है ब्रेक क्रिस्टल के अंदर? क्योंकि एक्सरे की वेवलेंथ मेजर करनी होती है। और ये बेटा एक मेथड होता है कि किसी भी किस्म की लाइट का अगर आपको वेवलेंथ मेजर करनी है तो उसके लिए आप उस लाइट का जो है वो इंटरफेरेंस करवाते हैं या उसका आप जो है वो डायफ्रेक्शन करवाते हैं, क्योंकि इंटरफेरेंस के फार्मूला से भी वेवलेंथ मेजर की जा सकती है। द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बहुत सारी सक्सेसेस थी, लेकिन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर लाइट, जो विजिबल लाइट की वेवलेंथ भी मेजर की गई थी, जो एक्यूरेट मेजरमेंट्स आई थी, जो कंफर्मेशन ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट आई थी, वो भी डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से आई थी। तो बेटा ये डायफ्रेक्शन इंटरफेरेंस आपने फार्मूले पढ़े हैं, सब के अंदर जो होती है वो वेवलेंथ आती है। तो ये बेटा वेवलेंथ को मेजर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। और आपको ये भी पता है बेटा डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग जो होता है उसके अंदर मल्टी स्लिट इंटरफेरेंस होती है। डबल स्लिट के अंदर 2 स्लिट्स होते हैं, डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग के अंदर 1 सेंटीमीटर के अंदर 6000 से लेकर 10,000 तक स्लिट्स होते हैं। और जिस तरह से डबल स्लिट के अंदर 2 स्लिट्स में से स्पेक्ट्रम क्लियर आता है, डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग के अंदर 10,000 स्लिट से स्पेक्ट्रम होता है, बिल्कुल क्लियर जो है वो इंटरफेरेंस पैटर्न आता है। और बिल्कुल जो क्लियर इंटरफेरेंस पैटर्न होता है ना, उसमें से आप वेवलेंथ ऑफ लाइट को एक्यूरेटली मेजर कर सकते हो। तो बेटा डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग अगर आप इस्तेमाल करोगे एज कंपेयर टू द प्रिज्म, तो ये बेहतर रहेगा, आपका स्पेक्ट्रम रिफाइंड बनेगा। तो बेटा अगर इस तरह से हाइड्रोजन को हम इस तरह से ट्यूब में रखें और इससे डिस्चार्ज पास करवाएं, तो बेटा नतीजा ये निकलता है कि हाइड्रोजन लाइट इमिट करती है। उसको अगर प्रिज्म में ले जाएं और यहाँ पे बेटा हम सामने स्क्रीन रखें, तो ये लाइट जो होती है बेटा इस तरह से मुख्तलिफ वेवलेंथ्स में तकसीम होती है। क्यों तकसीम होती है? क्योंकि बेटा यहाँ पे रिफ्रैक्शन का अमल होता है और रिफ्रैक्शन डिपेंड्स अपॉन वेवलेंथ। और आपको पता है कि मुख्तलिफ कलर में मुख्तलिफ वेवलेंथ होती है, इसलिए अगर आप व्हाइट लाइट प्रिज्म से पास करवाते हो तो वो मुख्तलिफ कलर्स में तकसीम हो जाता है। तकसीम होने का रीजन क्या होता है कि बेटा यहाँ पे मीडियम चेंज होता है, एयर से लाइट प्रिज्म के अंदर आती है, प्रिज्म का मटेरियल चेंज है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज है, और नतीजा ये निकलता है कि इस प्रोसेस को रिफ्रैक्शन कहा जाता है। और रिफ्रैक्शन के अंदर जो बेंडिंग आती है वो डिपेंड करती है वेवलेंथ पे। तो व्हाइट लाइट के अंदर मुख्तलिफ वेवलेंथ्स होती हैं, वो जब प्रिज्म के अंदर आती हैं तो क्या होता है बेटा, प्रिज्म के अंदर रिफ्रैक्शन मुख्तलिफ एंगल्स पे होती है और हर कलर अलग हो जाता है और आपको रेनबो अपीयर होता है। ठीक है, वो मैं व्हाइट लाइट का कह रहा हूँ, हाइड्रोजन का रेनबो नहीं होगा। ठीक है, हाइड्रोजन की पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज होती हैं। तो बेटा ये हुआ हमारे पास कौन सा स्पेक्ट्रम? इमिशन स्पेक्ट्रम। इमिशन स्पेक्ट्रम में हम क्या करते हैं बेटा? इमिशन स्पेक्ट्रम में हम किसी भी चीज से लाइट पास करवाते, कोई भी और तरीका इस्तेमाल करें, लेकिन किसी भी चीज से लाइट इमिट करवाएं, जरूरी नहीं यही मेथड हो, कोई भी और मेथड हो सकता है। उस इमिटेड लाइट का अगर स्पेक्ट्रम ले तो ऐसे स्पेक्ट्रम को क्या कहा जाता है? ऐसे स्पेक्ट्रम को कहा जाता है कि ये इमिशन स्पेक्ट्रम है। अब इमिशन स्पेक्ट्रम के अंदर जो स्क्रीन होती है ना, उसको ब्लैक रखा जाता है, इसलिए कि यहाँ से आती हुई लाइट इसके ऊपर विजिबल हो सके। तो इसकी अपीयरेंस क्या होती है बेटा? इसकी अपीयरेंस का मैं आपको एक पिक्चर दिखा देता हूं कि इसकी अपीयरेंस क्या होती है बेटा। अपीयरेंस मैं पहले लिखता हूं फिर आपको बताता हूं बेटा, ठीक है। और यहाँ पे बेटा कलरफुल लाइंस होती है, कलरफुल लाइंस है, कलरफुल और विजिबल लाइंस बेटा, विजिबल लाइंस विथ ब्लैक बैकग्राउंड बेटा। ठीक है, इनका बैकग्राउंड क्या होता है? ब्लैक होता है। कैसे होता है बेटा? मैं आपको दिखाता हूँ और आपको वीडियो भी इसकी दिखाता हूँ कि ये कैसे होता है बेटा इसके अंदर। ठीक है, ये जो होता है बेटा, ये हमारे पास जो होता है, ये आप देख सकते हैं बेटा, ये इसका पैटर्न है बेटा। ठीक है, ये देखिए ये इमिशन स्पेक्ट्रा है बेटा। ठीक है,
अब इसके अंदर आप देखते हैं बेटा ये डिस्चार्ज ट्यूब है, इससे लाइट गुजरती है, ये डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग है बेटा। डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग होते ही ये बेटा एक ग्लास की पट्टी होती है जिसके अंदर स्लिट्स होते हैं बेटा, और ये आके यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर फॉल करती है, तो इस स्क्रीन के ऊपर बेटा ये पैटर्न बन जाता है। आप देख सकते हैं बेटा कि इसके अंदर ये कलरफुल लाइंस है और ये बैकग्राउंड ब्लैक है बेटा। स्क्रीन, क्योंकि स्क्रीन को ब्लैक रखा जाता है, तो ये बेटा इमिशन स्पेक्ट्रा है बेटा। ठीक है, तो ये इमिशन स्पेक्ट्रा की अपीयरेंस है कि इमिशन स्पेक्ट्रा जो होता है वो ये बेटा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इसका इस तरह से प्रोसेस होता है। ठीक है, तो ये हो गया बेटा हमारे पास इमिशन स्पेक्ट्रा। इमिशन स्पेक्ट्रा का मकसद होता है ऐसा स्पेक्ट्रम जिसमें आप किसी भी चीज से लाइट इमिट करवाओ और उसका स्पेक्ट्रम अगर लो, तो ऐसे स्पेक्ट्रम को हम कहते हैं इमिशन स्पेक्ट्रा। अब आ जाए बेटा कि जो सेकंड टाइप होता है उसको कहा जाता है बेटा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा बेटा। अब ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या होता है बेटा? ठीक है बेटा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के अंदर ये होता है बेटा व्हाइट लाइट इस्तेमाल की जाती है इसके अंदर। इसमें ये किया जाता है, जैसे बेटा अभी मैंने हाइड्रोजन का एग्जांपल लिया ना, इसमें क्या किया जाता है, सपोज करें इस तरह से हम ट्यूब लेते हैं और ट्यूब के अंदर हम इस तरह से हाइड्रोजन भरते हैं बेटा। हमने ये हाइड्रोजन ट्यूब के अंदर बेटा डाली। अब हम क्या करते हैं बेटा, अब हम यहाँ से सोर्स ऑफ लाइट देते हैं, लेकिन ये सोर्स ऑफ लाइट जो होता है बेटा ये व्हाइट लाइट देगा। ये व्हाइट लाइट देता है बेटा, क्योंकि व्हाइट लाइट के अंदर हर किस्म की लाइट मौजूद होती है। ठीक है बेटा, अब ये जो लाइट होती है बेटा, ये लाइट इसमें से पास होती है और इसमें से पास होने के बाद हम क्या करते हैं बेटा, स्पेक्ट्रम बनाते हैं और ये आ जाती है बेटा हमारे पास स्क्रीन। ठीक है, अब बेटा इसमें ये होता है कि जब व्हाइट लाइट हाइड्रोजन के अंदर आती है तो जो वेवलेंथ हाइड्रोजन ने इमिट की है, आपको पता है हाइड्रोजन विजिबल रेंज के अंदर 4 से 5 वेवलेंथ इमिट करती है, जिनकी वेवलेंथ भी आगे लिखी हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ, आपके बुक्स में लिखी हुई है बेटा। तो बेटा इसमें ये होता है कि व्हाइट लाइट के अंदर 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तक सब वेवलेंथ मौजूद है, लेकिन जब ये हाइड्रोजन से गुजरेगी तो हाइड्रोजन वही 4 से 5 वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगी, बाकी वेवलेंथ जो होती है वो इससे पास हो जाएंगी, जिसका नतीजा क्या निकलेगा, जिसका नतीजा ये निकलेगा कि सिर्फ 4-5 वेवलेंथ मिसिंग होंगी, बाकी सारी वेवलेंथ क्या हो जाएंगी, यहाँ पे आ जाएंगी। तो यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर एक रेनबो बन जाएगा और सिर्फ उसके अंदर 4-5 वो वेवलेंथ मिसिंग होंगी जो हाइड्रोजन ने एब्जॉर्ब किए। तो पूरा, क्योंकि ये व्हाइट लाइट है बेटा, व्हाइट लाइट का जो स्पेक्ट्रम बनेगा वो कलरफुल स्पेक्ट्रम बनेगा और उसके अंदर वो लाइंस मिसिंग होगी। अब ये मैं आपको दिखा देता हूँ बेटा कि ये कैसे बनता है। ठीक है, ये पढ़ा है बेटा। ठीक है, ये इसकी अपीयरेंस होती है बेटा, ये देखें, ये इसकी अपीयरेंस होती है बेटा कि इसके अंदर आपने व्हाइट लाइट हाइड्रोजन को दी तो हाइड्रोजन जो वेवलेंथ इमिट करती है वही इसमें यहाँ पे देखें, ये 4 है 5 है, 5 इसके अंदर एब्जॉर्ब हो गई, बाकी सारी हाइड्रोजन से पास हो गई। तो हाइड्रोजन के ऊपर सिर्फ इन 5 वेवलेंथ जो है बेटा ये मैं लिख भी देता हूँ, बुक के अंदर है, मैं बुक के हिसाब से लिखता हूँ बेटा। अब इसके अंदर बेटा सिंध के अंदर पंजाब दोनों के अंदर वेवलेंथ लिखी हुई है बेटा, 656 होती है बेटा। कौन सी वेवलेंथ होती है बेटा, आपके पास लेमडा होती है बेटा 656.2 नैनोमीटर बेटा। ठीक है, अब बेटा आप देखें, आप जो है वो 485, पहले मैं लिख लेता हूं बेटा, 485.1 नैनोमीटर होती है बेटा। उसके सिवा होती है बेटा लेमडा 3 बेटा। नंबर इधर उधर हो सकता है, इसके ऊपर कोई मसला नहीं कीजिएगा कि उसका 1 दिया है, उसका 3 दिया है, उसका 2 दिया हुआ है, कोई मसला नहीं है बेटा। 410 है बेटा, लेमडा 4 है 410।
0.1 नैनोमीटर है बेटा, ठीक है। और पांचवी भी है बेटा 364.5 नैनोमीटर है बेटा, ठीक है। तो ये बेटा यहाँ पे ये इमिट होती है। यहाँ पे अगर आप देख लें बेटा कि अगर हाइड्रोजन आप रखोगे, यहाँ से आओगे तो यहाँ पे वही 5 लाइनें कलरफुल सूरत में आएंगी, लेकिन वही 5 वेवलेंथ कहाँ पे हो जाएंगी बेटा, यहाँ पे हाइड्रोजन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगी। और इसकी अपीयरेंस क्या हो जाएगी बेटा, इसकी अपीयरेंस में बाकी सारे कलर अपीयर हो जाएंगे, सिर्फ ये 5 वेवलेंथ मिसिंग होंगी। वहां पे बेटा डार्क लाइंस जो होती है वो अपीयर हो जाती हैं बेटा, ठीक है। तो ये हुआ हमारे पास बेटा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा बेटा, ठीक है। अब इसकी कलेक्टिव बेटा मैं पिक्चर आपको दिखा देता हूं कि इनकी कलेक्टिवली बेटा पिक्चर है। पिक्चर आएगा पीएनजी शो कौन करे है, पीएनजी फॉर्मेट में क्या कौन बेच बेटा, ये मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। अब देखिए ये हमारे पास बेटा एब्जॉर्प्शन है और ये कौन सा है, इमिशन है बेटा। मैं लिख भी देता हूँ, ये हमारे पास है बेटा इमिशन, और ये कौन सा है बेटा, ये हमारे पास है एब्जॉर्प्शन, ठीक है। दोनों की अपीयरेंस आप देख सकते हैं, ठीक है। दोनों की कंपैरिजन देख सकते हैं बेटा। इसमें वही 5 देखें कौन सी है, ये 656 है बेटा, क्योंकि 656 जो होती है ये कौन सा है बेटा, ये आपको पता है 700 नैनोमीटर बड़ी वेवलेंथ क्या होती है बेटा, रेड होती है, ठीक है। ये रेड होती है, पंजाब के अंदर नेम भी लिखे हुए, याद रखने, पंजाब बोर्ड के अंदर दिखाता हूँ नेम लिखे हुए, देख लीजिएगा। देखिए ये रेड कलर है, यहाँ पे रेड कलर देखें मिसिंग है, मैं इनको साथ रख देता हूँ बेटा ताकि आपको कंपेयर करना आसान रहे बेटा। देखें देखिए एग्जैक्टली अगर आप देखें स्पेक्ट्रम को के इमिशन के अंदर ये इमिट होती है जिस जगह पे, वहां पे ये एब्जॉर्ब हो जाती है। ये देखें देखें ये कौन सी होती है बेटा, ब्लू और ग्रीन के दरमियान कलर है, ये देखें ये ब्लू कलर है और ये आखिरी वायलेट कलर की है, ठीक है। तो आपको पता है रेड कलर जो होता है उसकी वेवलेंथ बड़ी होती है बेटा, और इस तरह से ये जो होता है बेटा आप दोनों का कंपैरिजन कर सकते हैं। इसका देखें इमिशन का बैकग्राउंड ब्लैक है, इसके अंदर वही वेवलेंथ इमिट होती है जो एब्जॉर्प्शन के अंदर क्या हो जाती है बेटा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है। इसका बेटा मैं अपीयरेंस लिख देता हूं कि इसकी अपीयरेंस क्या होती है बेटा। इसकी अपीयरेंस इस तरह से होती है बेटा, इसकी अपीयरेंस जो होती है आप कह सकते हैं बेटा कि डार्क लाइंस होती है बेटा विथ कलरफुल बैकग्राउंड बेटा, ठीक है। बैकग्राउंड क्या होता है बेटा, कलरफुल बैकग्राउंड होता है बेटा, ठीक है। अब इसकी मैं आपको लास्ट में वीडियो भी दिखा दूंगा कि किस तरह से ये बनते हैं बेटा, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे बेटा। अब आगे यहाँ पे बेटा हमने इसके अंदर जो पढ़ना है वो सिर्फ इमिशन स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ना है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन आगे नहीं दिया हुआ, जस्ट उसकी थोड़ी इंट्रोडक्शन दी हुई है मुख्तलिफ बुक्स के अंदर। अब एब्जॉर्प्शन इमिशन स्पेक्ट्रम की बेटा फर्दर 3 किस्में होती हैं, कौन सी, एक होती है बेटा लाइन स्पेक्ट्रम, एक होता है बैंड स्पेक्ट्रम, एक होता है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम, सॉरी जो है वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बेटा। अब जो इमिशन स्पेक्ट्रम होता है वो फर्दर 3 किस्मों का हो सकता है। एक बेटा जो गैसेस होती हैं मोस्टली एटॉमिक फॉर्म में, अगर किसी भी गैस में से या किसी भी चीज में वो एटॉमिक फॉर्म में है, उसमें से अगर लाइट इमिट होती है तो उसका स्पेक्ट्रम जो बनता है उसके अंदर बिल्कुल पतली लाइंस बनती है। तो ऐसा स्पेक्ट्रम जिसके अंदर बिल्कुल पतली लाइंस बने उस स्पेक्ट्रम को कहा जाता है बेटा लाइन स्पेक्ट्रम। अब आप इसको किस तरह से कहोगे बेटा, और ये ज्यादातर बेटा जो गैसेस होती है ना, गैसेस के अंदर ये बनता है बेटा, टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम बेटा ये दोनों के होते हैं, इमिशन की भी होती है और एब्जॉर्प्शन के भी सेम किस्में होती है।
पहला होता है बेटा लाइन स्पेक्ट्रम। बेटा लाइन स्पेक्ट्रम को कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रा भी कहा जाता है बेटा, कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम भी कहा जाता है बेटा, और इसको एटॉमिक स्पेक्ट्रा भी कहा जाता है बेटा। ठीक है, इसके बेटा तीन नाम है, लाइन स्पेक्ट्रा, कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रा और लाइन जो है वो एटॉमिक स्पेक्ट्रा। बेटा ये तब बनता है जब आप इस तरह से कोई भी चीज लो बेटा, गैसियस फॉर्म के अंदर हो या एटॉमिक फॉर्म के अंदर हो, जैसे हाइड्रोजन होती है बेटा, इस तरह से अगर उसमें से आप डिस्चार्ज पास करवाते हो और इसका अगर स्पेक्ट्रम बनाते हो, तो बेटा इसका जो स्पेक्ट्रम बनता है इसके अंदर बिल्कुल शार्प मीन्स पतली लाइनें बनती है बेटा। आप देखोगे जहां पे शुरुआत होती है वहां पे बेटा लाइंस एक दूसरे को क्लोज होती है, जैसे जैसे लाइंस के अंदर स्पेस बढ़ता है तो पतली लाइंस बनती है, शार्प स्पेक्ट्रल लाइंस बनती है विथ डिफाइनिंग फ्रीक्वेंसीज। बेटा आप लिख सकते हैं कंसिस्टेंस शार्प स्पेक्ट्रल लाइंस। बेटा स्पेक्ट्रल लाइंस होती है विथ डिफाइनिंग फ्रीक्वेंसीज। बेटा शार्प स्पेक्ट्रल लाइंस होती है विथ डिफाइनिंग फ्रीक्वेंसीज। बेटा शार्प का मकसद है पतली जिनके दरमियान स्पेस होता है, और डिफाइनिंग का मकसद है मखसूस फ्रीक्वेंसीज, और मखसूस वो फ्रीक्वेंसीज डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ एटम, हर एटम की अलग होगी। और इसको आप कह सकते हैं बेटा कि ये फिंगरप्रिंट होता है एटम की, फिंगरप्रिंट होता है बेटा एटम की, क्योंकि हर एटम का ये जो होता है ये मुख्तलिफ होता है बेटा। ठीक है, और ये बेटा जो मैं आपको दिखा चुका हूं बेटा, ये हमारे पास जो है, ये जो है वो आप कह सकते हैं बेटा कि ये हमारे पास जो है ये लाइन स्पेक्ट्रम है बेटा। ठीक है, ये हमारे पास जो मैं आपको दिखा चुका हूं बेटा, ये देखें, ये आप देखें बेटा, जहां से लाइन शुरू होती है वहां पे लाइनें एक दूसरे के क्या होती हैं बेटा, क्लोज होती हैं। जैसे जैसे ये सीरीज एंड की तरफ जा रही है बेटा, तो एंड की तरफ देखिए स्पेस बढ़ता है, तो इनको कहा जाता है शार्प स्पेक्ट्रल लाइंस। इसके अंदर मिक्सिंग है बेटा। ठीक है, मैं इसको एक पिक्चर और दिखा देता हूं, क्योंकि इसमें बैंड और लाइन दोनों की मिक्सिंग है बेटा। ठीक है, ये होगा बेटा ये इस तरह से, ये एक मिनट बेटा मैं पिक्चर लगा लो फिर आपको बताता हूँ इसमें। पिक्चर है नहीं, आई नहीं है बेटा, ये आगे बतानी थी लेकिन बहरहाल आप इसको यहीं पे देख लें। ठीक है, ये बेटा ये देखें, ये हमारे पास कौन सा है, ये हमारे पास है बेटा लाइन स्पेक्ट्रा। एक मिनट बेटा, थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ, यहीं पे आपको बता देता हूँ, ये आगे बतानी थी लेकिन यहाँ पे आ गई है तो यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं बेटा। ठीक है, अब देखिए बेटा, ये जो लाइन स्पेक्ट्रा होता है इसका शेप ये होता है बेटा, ये देखें इसके अंदर ये हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा है बेटा। देखें जब हाइड्रोजन को इस तरह से डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर रखेंगे और उसमें से लाइट पास करवाएंगे, तो एटॉमिक फॉर्म के अंदर बेटा ऐसी लाइंस बनती है। देखिए बैकग्राउंड बेटा कौन सा है, बैकग्राउंड ब्लैक है, और इसके ऊपर ये शार्प स्पेक्ट्रल लाइंस है बेटा। देखें ये रेड से शुरू होती है, पहले रेड से बेटा देखें स्पेस ज्यादा है, और उसके बाद इसके अंदर स्पेस कैसे हो रहा है बेटा, कम हो रहा है। आप बेटा ये देख लें, ये यहाँ पे आप देख लें बेटा, शुरुआत में क्या होता है 656 रेड कलर है, रेड कलर के बाद निकलती है 434, इनके दरमियान तकरीबन अगर रफली आप देखें तो भी 200 नैनोमीटर का फर्क है। 400 बेटा 434 और 364 के दरमियान, सॉरी 485 के दरमियान डिफरेंस कितना है बेटा, देखें इसको छोड़ दे बेटा, आप अलग रखें।
देखिए 434 और 485 के दरमियान डिफरेंस कितना है बेटा, डिफरेंस देखे कम हो रहा है 485 के दरमियान और 4 जो है वो 10 के दरमियान। देखिए बेटा ये जो है वो डिफरेंस इनके अंदर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और यही डिफरेंस कम कहाँ पे अपीयर हो रहा है, यहाँ पे देखिए पहले 656 रेड के और 656 के बाद कौन सी आ जाती है 485। 485 के दरमियान देखें डिफरेंस ज्यादा होता है, 485 और 435 के दरमियान डिफरेंस कम है, 434 और 410 के दरमियान डिफरेंस कम है। इसके बाद बेटा जैसे जैसे आते हैं तो डिफरेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ये स्पेस की सूरत में देखें यहाँ पे भी अपीयर हो रहा है बेटा। तो देखें ये सीरीज के अंदर ये जो डिफरेंस आता है बेटा ये इसी वजह से आता है और ये लाइन स्पेक्ट्रम है। ठीक है, यहाँ पे बेटा लिखा हुआ है लाइन स्पेक्ट्रा दीज आर इमिटेड फ्रॉम द हॉट मोनोएटॉमिक गैसेस। कहां से एमिट होता है बेटा, गर्म मोनोएटॉमिक गैसेस से होता है। द एटम्स आर नॉट लिंक्ड टू ईच अदर इन एनी वे। लिंक्ड इन एनी वे का मकसद है कि ये एटम्स मालिक्यूल नहीं बनाते, मालिक्यूलर फॉर्म में नहीं है। डायटोमिक गैसेस बेटा क्लियर लिखा हुआ, मोनोएटॉमिक गैसेस लिखा हुआ है बेटा। तो ये जब कोई भी मोनोएटॉमिक गैसेस को गर्म करते हैं, जरूरी नहीं कोई भी तरीका हो सकता है, डिस्चार्ज से बेटा आप एक्साइट करवाएं, किसी भी तरीके से एक्साइट करवाएं, तो जरूरी नहीं है कि आप एक ही तरीके से ये समझो कि गैस को गर्म करें होगा बाकी नहीं हो। किसी भी तरह मोनोएटॉमिक गैसेस से ये एमिट होता है, तो इसको कहा जाता है बेटा लाइन स्पेक्ट्रा बेटा। अब आ जाए बेटा उसके बाद जो होता है बेटा हमारा होता है जो होता है बैंड स्पेक्ट्रम बेटा। अब उसके बाद होता है बेटा हमारे पास बैंड स्पेक्ट्रम। बैंड स्पेक्ट्रम किसको कहा जाता है बेटा, बैंड स्पेक्ट्रम के अंदर ये होता है बेटा कि लाइंस जो होती है उनके अंदर शार्प स्पेक्ट्रल लाइंस जो होती है वो आपस में कंबाइन होके थोड़ी थिक लाइन बना लेती है। जैसे एटम होता है ना, एटम मिलके मालिक्यूल बना लेते हैं, और मालिक्यूल 4 5 8 फॉर एग्जांपल 4 5 मालिक्यूल एटम ने मिलके मालिक्यूल बनाया। अकेला एटम अगर लाइट एमिट करेगा ना तो जाहिर सी बात है उसमें एक रे होगा, उसकी पतली लाइन बनेगी। 4 5 एटम मिलके साथ में जो रे होंगे तो उनकी लाइन क्या हो जाएगी, थोड़ी थिक लाइन हो जाएगी। तो बेटा ऐसा स्पेक्ट्रम जो मालिक्यूलर मोस्टली नाइट्रोजन का बनता है या ऐसी जो मालिक्यूलर फॉर्म में गैसेस होती हैं उनका बनता है बेटा। तो ये जो होता है ये स्पेक्ट्रा जो होता है इसके अंदर बेटा क्या होता है, क्लोजली पैक्ड बेटा होती है लाइंस। फॉर्म बैंड, बैंड्स इंस्टेड ऑफ शार्प स्पेक्ट्रल लाइंस बेटा। शार्प स्पेक्ट्रल लाइंस की जगह पे बेटा ये क्या बनाते हैं, ये बैंड्स बनाते हैं बेटा। अब इसको भी आप देख लें कि ये बैंड स्पेक्ट्रम क्या होता है बेटा। ठीक है, ये इस पिक्चर के अंदर बेटा सब जो होते हैं वो साथ होते हैं बेटा। ठीक है बेटा, ये जो होते हैं इसके अंदर आप देख सकते हैं, थोड़ा मैं यहाँ पे बना लेता हूँ बेटा। जो हमने डिस्कस करना है बेटा वो हमने ये सेकंड पार्ट इसका डिस्कस करना है। ठीक है, ये बेटा कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा है, ये दोनों यहाँ पे आ जाएंगे साथ में बेटा एक। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे देखें कि ये कौन सा होता है बेटा, ये हमारे पास है बैंड स्पेक्ट्रा। देखिए बेटा इसके अंदर भी 5 लाइनें बनी है, लाइन स्पेक्ट्रम के अंदर भी 5 लाइनें बनी है, लाइन के अंदर भी 5 लाइनें हैं बेटा, और बैंड के अंदर क्या बनती है, बैंड के अंदर भी 5 ही है। लेकिन फर्क क्या होता है, इसके अंदर लाइनें देखें बेटा, लाइनें जो होती है यहाँ पे थोड़ी थिक लाइनें बन गई है, इसमें बेटा शार्प लाइनें बनी है देखें, पतली लाइंस बनी है। और इसके अंदर क्या बन जाता है बेटा, इसके अंदर जो बनती है इसके अंदर बेटा बहुत ही शार्प स्पेक्ट्रल लाइंस बन जाती है। ठीक है,
तो ये आप इन दोनों के दरमियान बेटा देख सकते हैं कि ये फर्क है, ये लाइन स्पेक्ट्रम है और ये कौन सा है, बैंड स्पेक्ट्रम है। और यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा बैंड स्पेक्ट्रा है, दीज आर इमिटेड बाय गैसेस एज वेल एज बट फ्रॉम वंस विथ मोर देन वन एटम पर मॉलिक्यूल। बेटा गैसेस या ऐसी चीज जिसके अंदर एक से ज्यादा एटम होता है मॉलिक्यूल के अंदर, तो ये था बेटा। इसके अंदर भी देखें मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा के अंदर भी बेटा इन लाइंस के दरमियान जो होता है वो स्पेस होता है। अब आ जाए बेटा तीसरा जो हमारे पास होता है बेटा वो होता है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बेटा। अब ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा क्या कहता है बेटा, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में ये होता है बेटा कि इस तरह से रेनबो की तरह बेटा स्पेक्ट्रम बन जाता है जिसके अंदर कोई भी स्पेस नहीं होता बेटा। इनके दरमियान बेटा ये जो कलर्स होते हैं वही सेम कलर दिखाए गए, देखें बेटा ये रेड कलर का पोर्शन दिखाया गया है, इसी तरह से देखें रेड से लेकर वायलेट कलर तक कहीं पे बीच में स्पेस नहीं है। तो ऐसा स्पेक्ट्रा जो होता है उसको क्या कहा जाता है बेटा, उसको कहा जाता है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। दीज आर इमिटेड फ्रॉम हॉट सॉलिड्स बेटा, ये हॉट सॉलिड होते हैं या गैसेस और लिक्विड्स अंडर हाई प्रेशर होते हैं, तो उसमें से होता है। द इंटेंसिटी ऑफ वेवलेंथ डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर ऑफ द सॉलिड बेटा, टेम्परेचर ऑफ द सॉलिड पे डिपेंड करती है। ये चीजें आगे एक्स्ट्रा ये आपके काम की नहीं। ये यहाँ पे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का भी एक पैटर्न दिया गया। दिस टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम इज फॉर्म्ड बाय द पैसेज ऑफ द लाइट थ्रू कूलर वेपर। ठीक है, यहाँ पे ये थोड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि किस वेपर से आता है बेटा, कूलर वेपर से आता है। ठीक है, द वेपर देन एब्जॉर्ब्स दोस रीजन्स ऑफ द स्पेक्ट्रम व्हिच इट वुड हैव इमिटेड। वही बेटा वेवलेंथ एब्जॉर्ब होंगी जो इमिट होंगी, जैसे हाइड्रोजन की जो 5 इमिट होती है ना वही 5 विजिबल के अंदर एब्जॉर्ब होंगी। ठीक है, इट हैड बीन एन एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, इसके बाद ये मैं भेज देता हूँ, आप डिटेल्स जो है वो इसकी पढ़ लीजिएगा। तो बेटा ये हुए 3 किस्में किसकी, स्पेक्ट्रम की, हाइड्रोजन के, इमिशन स्पेक्ट्रम की, लाइन स्पेक्ट्रा, बैंड स्पेक्ट्रा, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा बेटा। ठीक है, अब आ जाते हैं बेटा आगे, हम जो है वो बाकायदे पढ़ते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को, कि हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम जो होता है वो क्या होता है बेटा। बेटा हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को स्टडी किया गया, सबसे जो सिंपलेस्ट स्पेक्ट्रम होता है वो किसका होता है बेटा, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम होता है। तो बेटा हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को स्टडी की गई, स्पेक्ट्रोस्कोपिस्टिस्ट बेटा ऐसे साइंटिस्ट को कहा जाता है जो स्पेक्ट्रम को स्टडी करता है। अब साइंटिस्टों ने बेटा जब स्पेक्ट्रम को देखा, मुख्तलिफ साइंटिस्टों ने मुख्तलिफ चीजों के स्पेक्ट्रम को स्टडी किया। तो बेटा जैसे मैंने लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में आपको कहा है कि हर एटम का लाइन स्पेक्ट्रम जो होता है बेटा वो डिफरेंट होता है। अगर हर एटम का लाइन स्पेक्ट्रम डिफरेंट होता है तो साइंटिस्टों ने बेटा इसको स्टडी करने की कोशिश की कि आखिरकार स्पेक्ट्रम के अंदर क्या होता है या स्पेक्ट्रम क्यों बनता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बाल्मर की स्टडी बेटा। बाल्मर एक स्विस टीचर था, उसने हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को स्टडी किया और उसने हाइड्रोजन को डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर रख के उसमें से लाइट एक पास करवाई, या हाइड्रोजन से लाइट पास करवाने के बाद उसने देखा कि हाइड्रोजन विजिबल रीजन के अंदर 5 वेवलेंथ इमिट करती है। तो ये जो मैं पहले आपको बता चुका हूं कि हाइड्रोजन विजिबल रीजन के अंदर 5 वेवलेंथ इमिट करती है, ये हमें बताया था बेटा बाल्मर ने। और बाल्मर मुख्तलिफ तजुर्बों और एक्सपेरिमेंट के बाद इस नतीजे पे पहुंचा कि हाइड्रोजन को अगर आप एक्साइट करोगे तो हाइड्रोजन से जो विजिबल लाइट निकलती है उस विजिबल लाइट के अंदर 5 वेवलेंस या 4 वेवलेंस निकलती है, जिसको कहा गया बाल्मर सीरीज बेटा। बाल्मर सीरीज वो सीरीज होती है जिसके अंदर हम हाइड्रोजन में से
विजिबल लाइट जो इमिट होती है उसको स्टडी करते हैं। तो बेटा बाल्मर को सबसे पहले ये सक्सेस हुई कि बाल्मर ने हाइड्रोजन के विजिबल स्पेक्ट्रम को स्टडी किया और उसने कहा कि हाइड्रोजन का विजिबल जो स्पेक्ट्रम होता है उसके अंदर ये वेवलेंथ होती है, और ये हाइड्रोजन का विजिबल स्पेक्ट्रम जो होता है वो शार्प स्पेक्ट्रल लाइंस पे मुश्तमिल होता है, और एक लाइन और दूसरी लाइन के दरमियान स्पेस होता है। तो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम कंसिस्ट्स ऑफ शार्प स्पेक्ट्रल लाइंस विथ डिफाइनिंग फ्रीक्वेंसीज का जो बताया था वो बाल्मर ने बताया, और बाल्मर ने ये सीरीज बताई हाइड्रोजन के बारे में बेटा। ठीक है, तो ये जो सीरीज है बेटा ये मैं बुक का ही, अपने ही बुक की बेटा पिक्चर है। ठीक है, ये जो पंजाब के बुक की पिक्चर है बेटा, इसी के ऊपर मैं आपको बता देता हूं कि ये इसने क्या कहा बेटा इसके बारे में बेटा। ठीक है, ये इसने हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम के बारे में बेटा, ये बाल्मर सीरीज है बेटा। ये देखें, ये बाल्मर सीरीज है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं बेटा विजिबल को, और इसके अंदर वेवलेंथ कौन सी होती है बेटा 365 से लेकर 656 बेटा। ये हमारे पास है बेटा, ये हमारे पास है 365 नैनोमीटर बेटा, और ये कौन सी होती है बेटा 656 नैनोमीटर बेटा। ठीक है, और इसमें बेटा जो वेवलेंथ आती है वो मैंने पहले लिख दी है कि हाइड्रोजन का जो विजिबल जो स्पेक्ट्रम होता है बेटा उसको स्टडी किया बाल्मर ने। अब यहाँ पे सिंध बोर्ड के अंदर ये लिखा हुआ है कि बाल्मर और रेबर्ग दोनों ने इसके लिए फार्मूला बनाया, लेकिन पंजाब के अंदर ये लिखा हुआ है कि बाल्मर ने एक्सपेरिमेंट करके ये बताया कि ये 5 वेवलेंथ्स इमिट होती है। ठीक है, और इन 5 वेवलेंथ्स को मैं फिर जो है वो बेटा लिख देता हूं ताकि जो है वो इसके ऊपर डिस्कशन जो वो हमारी आसान हो बेटा। इनको एक बार फिर जो है वो बेटा मैं लिख देता हूं। ये हमारे पास बेटा एक वेवलेंथ होती है, एक हमारे पास वेवलेंथ है बेटा ये है 6 बेटा, ये यहाँ पे जो है वो 364.5 है, यहाँ पे 365 लिखा हो बेटा। सिंध के अंदर जो लिखी हुई है 364.5 है बेटा। तो बेटा ये हमारे पास है इज इक्वल टू 364.5 और 365 नैनोमीटर बेटा। और दूसरी क्या होती है बेटा, ये होती है 410 नैनोमीटर, और तीसरी कौन सी होती है बेटा 434.0 नैनोमीटर बेटा, और ये 0.1 कर लें। और ये जो होती है बेटा ये होती है 485.1 नैनोमीटर होती है बेटा, और ये होती है 656.2 नैनोमीटर होती है बेटा। ठीक है, अब ये किसमें बेटा किसने बताया, ये बताया हमें बाल्मर ने। बाल्मर ने कहा कि अगर आप हाइड्रोजन को इस तरह से एक्साइट करवाओगे और उसमें से जो लाइट इमिट होगी विजिबल लाइट, अगर उस विजिबल लाइट का आप स्पेक्ट्रम लोगे तो वो स्पेक्ट्रम जो होगा उसके अंदर ये वेवलेंथ्स इमिट होंगी। ठीक है बेटा, ये बताया इसके बारे में बाल्मर ने। ठीक है, अब पंजाब बोर्ड का बुक कहता है कि रेबर्ग ने एक फार्मूला बनाया, जबकि सिंध बोर्ड के अंदर है कि बाल्मर और रेबर्ग दोनों ने एक फार्मूला बनाया। बहरहाल किसी ने भी बनाया, लेकिन रेबर्ग और बाल्मर का फार्मूला भी होता है, और ये बेटा बाल्मर सीरीज का फार्मूला, इसको कहा जाता है बेटा बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज होती है बेटा, और बाल्मर सीरीज के अंदर ये जो है वो रेबर्ग और बाल्मर का फार्मूला होता है बेटा, और ये कौन सा होता है 1/λ इज इक्वल टू रेबर्स कांस्टेंट 1/p² माइनस 1/n², वेयर p की वैल्यू यहाँ पे 2 रखी जाती है और n की वैल्यू 3, 4 इस तरह से रखी जाती है बेटा। ठीक है, 3, 4, 5 एंड सो ऑन रखी जाती है बेटा। तो आप कह सकते हैं कि बेटा बाल्मर और रेबर्ग हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को
विजिबल रीजन के अंदर स्टडी करने के बाद इस नतीजे पे पहुंचे कि अगर इस फार्मूले को इस्तेमाल करें और P की वैल्यू अगर 2 रखें और N की वैल्यू अगर 3 रखें, आप रख के देखिएगा। रेबल्स कांस्टेंट की वैल्यू लिखी हुई है बुक में, आपको पता है बेटा। अगर P की जगह पे 2 रखोगे और N की जगह पे 3 रखोगे बेटा, तो आपको ये वेवलेंथ मिल जाएगी। करके देख लीजिएगा बेटा। अगर P की जगह पे 2 रखोगे, N की जगह पे 4 रखोगे, तो आपको दूसरी वेवलेंथ मिल जाएगी। इसका मकसद है बाल्मर और रेबर्ग ने एक नतीजा ये निकाला कि विजिबल रीजन के अंदर ये वेवलेंथ इमिट होती है, और उन्होंने एक एम्पेरिकल फार्मूला भी बना दिया, और उस फार्मूले के अंदर अगर P की जगह पे 2 रखो, N की जगह पे 3 4 रखो, तो ये वेवलेंथें कैलकुलेट भी हो रही है। ठीक है। उसके बाद बेटा लाइमन था। लाइमन ने क्या किया बेटा कि P की जगह पे 1 रखा और N की जगह पे 2 एंड सो ऑन रखा, और उसने ये देखा कि हाइड्रोजन में से अल्ट्रा वायलेट लाइट भी इमिट होती है। पास्चन था, ब्रैकेट था, फंड था, मुख्तलिफ जो है वो सीरीज बनी, जिसके अंदर ये देखा गया किसी के अंदर P की वैल्यू 2 रखी गई, 3 रखी गई, 4 रखी गई, और उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ हाइड्रोजन से विजिबल नहीं निकलती, हाइड्रोजन में से विजिबल के साथ अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड भी बनती है। और मुख्तलिफ इस रेबर्ग और बाल्मर के फार्मूले के बाद मुख्तलिफ साइंटिस्टों ने फार्मूले बनाए, और मुख्तलिफ साइंटिस्टों ने हाइड्रोजन के जो है वो स्पेक्ट्रम को स्टडी करके ये नतीजे अखज किए कि सिर्फ हाइड्रोजन में से विजिबल नहीं निकलती, हाइड्रोजन में से अल्ट्रावायलेट भी निकलती है, इंफ्रारेड भी निकलती है। अल्ट्रावायलेट को स्टडी किया लेमन ने, और उसने ये फार्मूला दिया जिसको लेमन सीरीज कहा जाता है, जिसके अंदर P की वैल्यू 1 रखी गई, N की वैल्यू 2 3 4 एंड सो ऑन रखी गई, और उसके साथ मुख्तलिफ पाशन है या सिंपली ब्रैकेट है या फंड है, मुख्तलिफ साइंटिस्टों ने इसके अंदर बेटा मुख्तलिफ तजर्बे किए और मुख्तलिफ सीरीज फाइंड की, और उन्होंने ये कहा कि इंफ्रारेड के अंदर भी ये वेवलेंथ इमिट होती है, और उनके बारे में फार्मूले भी दिए। ठीक है बेटा। तो आप कह सकते हैं कि बाल्मर और रेबर्ग ने जो स्टडी शुरू की और एक एम्पेरिकल फार्मूला दिया, उसकी बुनियाद पे मुख्तलिफ साइंटिस्ट स्टडी करने के बाद इस नतीजे तक पहुंचे कि हाइड्रोजन विजिबल के सिवा इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट लाइट भी इमिट करती है। ठीक है। अब यहाँ पे आपके माइंड में क्वेश्चन होगा बेटा कि यहाँ पे बेटा इन साइंटिस्टों ने P की किसी ने वैल्यू 2 रखी, किसी ने 1 रखी, 3 4 5 कैसे रखी बेटा? बेटा ये सिर्फ फार्मूले हैं। फिजिक्स के अंदर बहुत बार ऐसा हो चुका है कि फार्मूले आ गए थे, थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन नहीं आई थी। जैसे बेटा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी तो आ गई थी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का E=hν तो आ गया था, लेकिन उसके बारे में कोई एक्सपेरिमेंट नहीं था जो 25 साल बाद जाके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की सूरत में आया। तो बेटा बहुत बार ऐसा हुआ है। वेन्स सॉरी इसका जो आपके ब्लैक बॉडी रेडिएशन के अंदर एक बेटा लॉ है, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, उसके अंदर बेटा लॉ तो आ गया था, फार्मूला तो आ गया था, लेकिन उसकी डेरिवेशन नहीं थी, जो बाद में आके बोल्ट्जमैन ने उसको ड्राइव करके दिखाया, फार्मूला यहाँ से ड्राइव होता है बेटा। ठीक है। तो ये फार्मूले तो बन गए थे, लेकिन इन फार्मूलाज के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो अनएक्सप्लेन्ड थी। पहली बात ये कि इन फार्मूलाज के अंदर P और N की वैल्यू का मकसद क्या है। अब तो आप जानते हो P का मकसद क्या है, N का मकसद ये, लेकिन उस वक्त कोई ऐसी एक्सप्लेनेशन नहीं थी कि P का मकसद क्या होता है, N का मकसद ये क्या होता है। तो बेटा हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को स्टडी करने के बाद जब मुख्तलिफ साइंटिस्ट इस नतीजे पे पहुंचे कि हाइड्रोजन में से इंफ्रारेड विजिबल अल्ट्रावायलेट लाइट इमिट होती है, और मुख्तलिफ एटम्स के स्पेक्ट्रा स्टडी करने के बाद साइंटिस्टों के सामने दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें थी। कौन सी? पहली बात ये थी कि उस स्टडी के अंदर ये रिजल्ट आई कि हर एटम का स्पेक्ट्रम डिफरेंट क्यों होता है, हर एटम के अंदर उसमें से जो लाइट निकलती है वो डिफरेंट क्यों निकलती है, हर एटम का जो स्पेक्ट्रम है वो डिफरेंट क्यों है। इससे भी बड़ा क्वेश्चन ये था
कि एटम में से लाइट इमिट क्यों होती है, क्योंकि उस वक्त बोहर की थ्योरी नहीं थी, उस वक्त ये पता नहीं था कि इलेक्ट्रॉन अप एंड डाउन आता है। ठीक है, उस वक्त एटम के बारे में, इलेक्ट्रॉन के बारे में ये नहीं कहा जाता था इलेक्ट्रॉन अप एंड डाउन आता है और उसमें से ये लाइट इमिट होती है। उस वक्त ऐसा कुछ भी नहीं था। तो साइंटिस्टों के सामने दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। जब ये जो फार्मूले भी बन गए और पता भी लग गया कि हाइड्रोजन में से लाइट इमिट होती है और ये इस फ्रीक्वेंसीज वाली होती है, तो बेटा वहां पे सवाल सबसे बड़ा ये था कि हाइड्रोजन के एटम से लाइट इमिट क्यों होती है, और अगर लाइट इमिट होती भी है तो डिफरेंट रीजन्स के अंदर डिफरेंट क्यों होती है, और अगर लाइट इमिट भी होती है तो हर एटम में से एक जैसी इमिट क्यों नहीं होती, डिफरेंट एटम में से डिफरेंट क्यों होती है, उसको स्टडी हमने करना है आगे। लेकिन पहले मैं इसकी जो कुछ भी हमने पढ़ा है उसकी बुक रीडिंग बेटा मैं कर लेता हूँ, सिंध और पंजाब दोनों से। उसके बाद नेक्स्ट टाइम बेटा हम करेंगे आगे प्रोसीड। आज यहीं तक बेटा हम करते हैं इसको। बेटा ये हमारे पास सिंध का है, लेकिन ये बेटा सिंध का जो है वो पेज में लास्ट ले आया था। सिंध का फर्स्ट पेज में लेता हूं बेटा। ये हमारे पास बेटा, ये हमारे पास एसटीबी का बेटा जो इंट्रोडक्शन लिखी हुई है स्पेक्ट्रम के बारे में, ये बेटा एसटीबी की इंट्रोडक्शन है बेटा। Measurements of the wavelength and intensity of the electromagnetic radiations emitted are absorbed by atoms बेटा। तो स्पेक्ट्रम क्या होता है बेटा, मेयरमेंट ऑफ वेवलेंथ और इंटेंसिटी। स्पेक्ट्रम से हमें क्या मिलता है बेटा, मेयरमेंट ऑफ वेवलेंथ और बेटा इंटेंसिटी मिलती है बेटा। ठीक है, अ टिपिकल अरेंजमेंट फॉर ऑब्जर्विंग इमिशन इन एटॉमिक स्पेक्ट्रा इज शोन। बेटा ये यहाँ पे दिखाई गई है, ये आपके एसटीडी के अंदर दिखाई गई है सेकंड पेज के ऊपर। बेटा ये अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट से आप क्या करते हैं बेटा, इस अरेंजमेंट से आप ये लेते हैं बेटा। ठीक है, ये जो है वो टिपिकल बेटा अरेंजमेंट दिखाई गई है जो इमिशन स्पेक्ट्रा की दिखाई गई है बेटा। ठीक है, ये इमिशन स्पेक्ट्रा की जो है बेटा अरेंजमेंट दिखाई गई है। अब आप देख लें बेटा कि इसमें कहा गया है कि जो है वो ऑब्जर्विंग इमिशन इन एटॉमिक स्पेक्ट्रा शोन इन द फिगर। बेटा ये कहा गया है, ठीक है, ये जो होता है लाइट इमिट होती है इस तरह से, ये अरेंजमेंट जो कहा गया है ये दिखाया गया है बेटा। ठीक है, द सोर्सेस में बी एन इलेक्ट्रिक आर्क और स्पार्क और एनी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पासिंग थ्रू मोनोएटॉमिक गैस। क्योंकि हम किस में पढ़ते हैं बेटा, एटॉमिक स्पेक्ट्रा पढ़ते हैं, तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा किससे होता है बेटा, मोनोएटॉमिक गैस से होता है। और हीटेड साल्ट ऑफ द मटेरियल। ठीक है, ये जो थर्मियनिक इमिशन, the light emitted by the source after it passes through a system of lenses and a collimating slit। बेटा स्पेक्ट्रोमीटर होता है, ये फर्स्ट ईयर के अंदर आप पढ़ते हो, कोलिमेटिंग स्लिट्स वगैरह स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर होता है, क्योंकि स्पेक्ट्रम के लिए जो डिवाइस इस्तेमाल करते हैं वो स्पेक्ट्रोमीटर इस्तेमाल करते हैं। फॉल्स ऑन अ प्रिज्म डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग, प्रिज्म के ऊपर भी हो सकता है, डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग के ऊपर भी हो सकता है। The prism disperse the radiation in different wavelengths are recorded at different points on the photographic plate। बेटा ये जो appearance होती है, the impression on the photographic plate appears as the lines। बेटा क्योंकि ये line spectrum का हम पढ़ रहे हैं, the rectangular slit in front of the source corresponding to different wavelengths, it is because of this appearance that the spectrum obtained is called a line spectrum। बेटा lines की वजह से इसको line spectrum कहा जाता है। Line spectra are typical of atoms and each kind of atom has its own characteristic spectrum। बेटा ये जो होता है लाइन स्पेक्ट्रम, ये हर स्पेक्ट्रम का अलग होता है बेटा, और ये करेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम, करेक्टरिस्टिक का मकसद है हर एटम का डिफरेंट होगा। द लाइन स्पेक्ट्रम contains a series of lines in the visible region of the spectrum as shown in the figure। We mentioned above the emission spectra of atoms
One may observe absorption spectra of atoms by using the arrangement shown in the figure B. बेटा फिगर बी एब्जॉर्प्शन की है और ये एमिशन, इसमें लाइट एमिट होती है, इसमें लाइट आती है, एब्जॉर्ब होती है और फिर इसका स्पेक्ट्रम बनता है। ये चीज मैं आपको बता चुका हूँ। One may observe absorption spectrum of the atoms by using the arrangement shown in the figure. In this case, light containing all wavelengths. बेटा मैंने के अंदर व्हाइट लाइट इस्तेमाल करनी है, तो यहाँ पे क्या कहा गया बेटा, इसके अंदर एब्जॉर्प्शन इन दिस केस लाइट कंटेनिंग ऑल वेवलेंथ, इसके अंदर बेटा हर वेवलेंथ वाली लाइट आपको पास करवानी है जिसका बनाना है। इज मेड टू पास थ्रू, बेटा ये व्हाइट लाइट होती है, मैं लिख देता हूं इसके बारे में कि कंटेनिंग ऑल वेवलेंथ्स का मकसद क्या होता है बेटा, ऑल वेवलेंथ्स का मकसद होता है व्हाइट लाइट बेटा, क्योंकि व्हाइट लाइट के अंदर ये चीज होती है बेटा। It is made to pass through the tube containing the gaseous state of the element under investigation. The light coming out is analyzed. बेटा व्हाइट लाइट दी जाती है, एब्जॉर्ब होती है, कमिंग आउट को जो है वो एनालाइज किया जाता है। Analyzed as before, the spectrum is now consists of dark lines against bright background. बेटा ये इसकी अपीयरेंस कहेगी, डार्क लाइंस होती हैं और कैसे होती हैं बेटा, ब्लैक बैकग्राउंड होता है इनके अंदर। ठीक है बेटा, अब आ जाए बेटा आप आगे, मैं देखता हूं अगर यहीं पे आती है पिक्चर तो बेटा हम इसको कर लेते हैं। बेटा ये मेरे ख्याल में आया नहीं है, छोटी सी पिक्चर थी, ये आई नहीं है इसकी, ये तो आ गई है लेकिन एक पिक्चर बेटा इसके अंदर मिसिंग हो गई है। बहरहाल ठीक है, इसके एंड पे पड़ी है तो यहीं से स्टार्ट करते हैं बेटा। अब बेटा ये स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन बेटा। एक्सपेरिमेंटल spectroscopy has been studied since the middle of the 19th century, and it was known that atomic spectra of gases consisted of sharp spectral lines of defining frequencies. बेटा गैसेस का जो क्या होता है, गैसेस का जो स्पेक्ट्रम होता है वो क्या होता है, लाइंस, शार्प लाइंस ऑफ डिफाइनिंग फ्रीक्वेंसीज। मींस क्या होता है बेटा, लाइन स्पेक्ट्रा होता है, इसको क्या कहा जाता है बेटा, लाइन स्पेक्ट्रम कहा जाता है बेटा। Some atoms has very complicated spectra, though that of the hydrogen was simple. ठीक है, the visible spectrum of hydrogen was found to consist of series of lines shown in the figure 18.2 बेटा। सीरीज ये जो है वो ये फिगर दी गई, इसके अंदर दिखाया गया है बेटा। इसके स्पेक्ट्रोस्कोपिस्ट बाल्मर एंड रेबर्ग, बेटा सिंध के अंदर कहा गया, बाल्मर और रेबर्ग ने दोनों ने काम किया था और ये फार्मूला बनाया था बेटा जो उस पेज के ऊपर दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन पंजाब के अंदर कहा गया था, ये रेबर्ग ने बनाया बेटा। तो फिट द फ्रीक्वेंसीज ऑफ हाइड्रोजन, बाल्मर फार्मूला दिया बेटा, ये हमारे पास दिया गया बेटा फ्रीक्वेंसी के सेंस में। तो फ्रीक्वेंसी बेटा होती है न्यू, ठीक है, फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू सी आर 1/p² 1/n², and r is the constant. From the relation appears that the observed frequencies could be written as the difference. बेटा ये फार्मूला कहता है, ये बेटा नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ये जो लाइन है इसको नेक्स्ट में मैं डिस्कस करूंगा। डिफरेंस बिटवीन द टू टर्म्स वैल्यूज r/p² - r/n²। बेटा फार्मूले के अंदर ये जो डिफरेंस आता है इसके बारे में कहा गया, इसकी डिटेल्स में नेक्स्ट में करूंगा। वुड बी अदर टर्म, द फर्स्ट टर्म इन द बाल्मर, बेटा ये आपको पता है बाकी सीरीज का। ठीक है, तो ये हमारे पास हुआ बेटा हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम। पंजाब बोर्ड के अंदर भी इससे बेटा मिलती जुलती चीजें लिखी हुई है, कोई भी ऐसी चीज इसके अंदर ज्यादा नहीं है बेटा। ठीक है, ये कहा गया बेटा। अब इसके अंदर क्या कहा गया है बेटा,
इसके अंदर कहा गया व्हेन एटॉमिक गैस आर वेपर एट मच लेस देन एटम, बेटा गैस आर वेपर at much less than the atmospheric pressure means low pressure is suitably excited usually by passing an electric current through it. The emitted radiation has a spectrum which contains certain specific wavelengths. बेटा ये particular defining frequencies वाली an idealized arrangement for observing such atomic spectra is shown in the figure. ठीक है बेटा, एक्चुअल स्पेक्ट्रोमीटर यूजेस डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग फॉर बेटर रिजल्ट्स। बेटा ये देखें लिखी हुई है यहाँ पे कि आप प्रिज्म की जगह पे अगर आप डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग इस्तेमाल करोगे तो बेटर रिजल्ट आएंगे। द इंप्रेशन ऑन द स्क्रीन इज इन द फॉर्म ऑफ लाइंस of the slit in front of the source S is narrow rectangle. It is for this reason that the spectrum is referred to as the line spectrum. The fact that the spectrum of any element contains wavelength that exhibit definite regularities was utilized in the second of the 19th century. बेटा ये ईयर याद रखिएगा क्योंकि ये दोनों बुक्स में है बेटा। डिफरेंट एलिमेंट्स, these regularities was classified in certain groups called the spectral series. बेटा इसको बाल्मर ने एक सीरीज के अंदर कन्फाइन किया। The first such series were identified by J.J. Balmer in 1885 in the spectrum of hydrogen. This series called the Balmer series is shown in the figure and is in visible region of the electromagnetic spectrum. अब the results बेटा ये different बात की गई। The results obtained by the Balmer were expressed in 1890 by the J.R. Rayberg in the following mathematical form. जो इसको मैथमेटिकल फॉर्म जो दिया था वो रेबर्ग ने दिया था। वे रेबर्ग की वैल्यू बेटा लिखी हुई है और ये वेवलेंथ है बेटा, ये याद करनी है आपने बेटा। ठीक है, अब ये आखिरी बेटा एक रहता है, इसको बताता हूँ फिर जो है वो इसके बाद आपकी बायो होगी बेटा। अब इसके अंदर बेटा मुख्तलिफ सीरीज हाइड्रोजन की बेटा स्पेक्ट्रम के बारे में दी गई है कि अगर आप हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को स्टडी करोगे तो सिर्फ उसके अंदर बेटा विजिबल नहीं होता, विजिबल के सिवा बेटा पाशन सीरीज होती है, ब्रैकेट सीरीज होती है और फंड सीरीज होती है। इसके अंदर पी की वैल्यूज भी लिखी है, एन की वैल्यूज और पी की वैल्यूज बेटा लिखी हुई है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। ये चीजें आपको बेहतर पता है, इसमें से कोई भी ऐसी चीज नहीं है। ठीक है बेटा, तो हम किस नतीजे पे पहुंचे हैं? हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को बाल्मर ने स्टडी किया, रेबर्ग ने फार्मूला बनाया और ये पता लगा कि इन फ्रीक्वेंसीज वेवलेंथ्स को आप इस फार्मूले में रख सकते हैं। उसके बाद मुख्तलिफ साइंटिस्टों ने हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को स्टडी करके मुख्तलिफ सीरीज बनाए। अब जो हमारी बात रहती है वो ये कि एटम से लाइट एमिट क्यों होती है और यहाँ पे जो फार्मूले के अंदर P और N होता है इसका मकसद क्या होता है। अगर एटम में से लाइट एमिट होती है तो डिफरेंट एटम में से ये डिफरेंट क्यों होती है, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। बेटा आपकी रिवीजन क्लास जो ट्रांसफार्मर की होगी वो थोड़ी जल्दी होगी, तकरीबन 12 या 12 के बाद होगी। जिसको पढ़ना है वो अटेंड करे और जिसकी पढ़ी हुई है बिल्कुल ना अटेंड करे। और 15 और 16 में जो इंजीनियरिंग को पढ़ाता हूँ जरूरी नहीं है आप उसको अटेंड करें। अगर खुदा न खास्ता जो है पीएमसी के सिलेबस में ऐसी कोई चीज आती है मैं फिर आपको अलग पढ़ाऊंगा, कोई मसला नहीं है, आप अपने सिलेबस पे फोकस करें। उसके सिवा आप पढ़ना चाहते हैं मेरा एतराज नहीं है, भले आप पढ़ें। मैं इंजीनियरिंग वालों को पढ़ाता हूँ, भले आप पढ़ें अगर आपके पास टाइम